हेलो एवरीवन, इकोहोलिक चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको पसंद आएगी। तो ये इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स की पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगी कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी और आपको सिंपल लैंग्वेज में करवाऊंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि इकोनॉमिक्स की टर्म होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और भी अलग इकोनॉमिक्स जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ग्रोथ होती है, पब्लिक इकोनॉमिक्स होता है, वेलफेयर होता है, डेमोग्राफी होती है। वो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ये आगे क्या होते हैं कि अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग में डिवाइड होते जाती हैं। लेकिन मेन ये होता है स्टार्टिंग में इसकी सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स के अगर ओवरऑल देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात ये उठती है कि सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो टर्म का यूज इकोनॉमिक्स में किया किसने था। तो ये सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया था रैगनर फ्रिस ने 1933 में। इन्होंने माइक्रो और मैक्रो टर्म्स का यूज़ किया था। अब बात आती है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं माइक्रो मैक्रो के। तो जो माइक्रो टर्म होती है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से माइक्रोज से, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। और जो टर्म है मैक्रो वो ली गई है ग्रीक वर्ड के मैक्रोज से, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। तो अगर ओवरऑल तरीके से देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। और जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी होती है वो ए स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं वो तो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करते हैं तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम डिटेल में समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो सबसे बड़ी क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्शन होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो किसके इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या होते हैं, कंज्यूमर भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट की प्राइस भी हो सकता है। तो मतलब कि जो स्मॉल यूनिट्स का जो हम स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि किसी फर्म इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर की वेज क्या होगी, या फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके प्राइस क्या होगा। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती है। इसी वजह से इसको क्या करते हैं कि इसको ना थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं, और जो इसमें इंक्लूड भी होती है एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी इसी में शामिल होते हैं। तो अगर अब हम ओवरऑल देखते हैं कि माइक्रो जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसमें कौन कौन सी थ्योरी आगे आती है। सबसे फर्स्ट है इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग, फिर उसके बाद में आता है फैक्टर प्राइसिंग, और फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जो प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है कि अब हम मान के हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि हम किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखना कि उसके प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। अगर हम वैसे जनरली बात करें कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड होंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मान सकते हैं कि हम उसके प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है। लेकिन अगर उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो हमें पता है कि अगर हमें उस सप्लाई को, वो जो हमारे पास इन्वेंटरी स्टॉक होता है उसको सप्लाई करने के लिए हमें उसका प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या चीज़ें शामिल होती है, इसमें जो प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है इसमें दो चीज़ें शामिल होती है, थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। जो थ्योरी ऑफ डिमांड होती है वो कंज्यूमर का प्रोस्पेक्टिव होता है कि कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, उसकी जो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे किस टाइम पे कैसे एक्ट करता है, उसकी यूटिलिटी वगैरह क्या रहती है, इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आती है वो थ्योरी ऑफ डिमांड में आती है। फिर वो आती है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि फैक्टर प्राइसिंग कि किसी भी फैक्टर का प्राइस, फैक्टर में क्या क्या आता है, हमारे पास है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और ये चीज़ें आ जाती है। अब इसमें क्या है कि जो अगर जिसने भी उस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन किया था किसी न किसी वे में, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर अदर वे में, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं,
अब उनको उनका हिस्सा कैसे मिले, उनका शेयर कैसे डिवाइड हो, उसी इसी वजह से इसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जो शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें इन सब में। तो इसमें क्या, इसमें वेजेस आती है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, और फिर लास्ट में आता है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये चीज़ें अलग इसमें बताते हैं कि इसका सोसाइटी का वेलफेयर वगैरह कैसा होना चाहिए, कंज्यूमर का वेलफेयर कैसा होना चाहिए, कैसे कंज्यूमर के हम जो वेलफेयर उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ओवरऑल, उसके बारे में है। फिर उसके बाद में ये थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी होती है उसमें हम एग्रीगेट तौर पे स्टडी करते हैं कि कैसे तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसे काम करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट्स तौर पे, कि जो एग्रीगेट इकोनॉमिक को जो इकट्ठा स्टडी करते हैं हम, इकट्ठा इन द सेंस कि उसमें जो यूनिट होती है उसको हम एग्रीगेट लेते हैं, इसकी वजह से इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि ये है कि जैसे हम इसमें हम ये नहीं देखते किसी इंडिविजुअल की इनकम कितनी है या किसी फर्म की जो टोटल प्रॉफिट कितना है, इसमें हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम कैसी है। अब हम ये नहीं देखते कि किसी प्रोडक्ट का इंडिविजुअल प्राइस क्या है, हम ओवरऑल प्राइस लेवल को देखते हैं। इसी तरह हम ये नहीं देखते किसी फर्म का इंडिविजुअल आउटपुट कितना है, हम ये देखते हैं नेशनल आउटपुट कितना है। इसी वजह से इसमें इस जो जो एग्रीगेट तौर पे हम स्टडी करते हैं, इसी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और इनकम एनालिसिस भी बोलते हैं। अब इसमें साथ में क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। अब प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होती है, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन सभी एस्पेक्ट्स की भी स्टडी की जाती है। अब ये कुछ एक टर्म होती है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी जब हम और नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आज ही सब कुछ पढ़ लेंगे। अगर मैं एकदम से आपको ये सब चीज़ें बताएंगी तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। मैं धीरे धीरे क्या है कि आपको जो जो साथ साथ में करवाते जाऊंगी वो आपको इस वे में कराऊंगी, वो सिंपल लैंग्वेज में हो और आपको समझ में आए। अब मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड होती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एग्रीगेट तौर पे स्टडी की जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात होती है कि ओवरऑल जो अपने इकोनॉमी में है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है। फिर हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम का क्या है, कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है इसमें, कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। फिर थ्योरी ऑफ मनी के बारे में आ जाती है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाती है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल भी आ जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में भी पता है कि फिस्कल पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट देखती है और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई हैंडल करता है। ये टर्म भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँ। अगर ओवरऑल इसमें देखिए कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के बारे में होता है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ये चीज़ होती है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम ये तो पता चल गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल डिफरेंस कैसा होता है। अगर हम वैसे कोई हमसे पूछने लगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो नेशनल इनकम और ग्रोथ की बात करता है कि हम कैसे अपने नेशनल इनकम को, अपने देश की कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसको कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बात करता है कि कैसे हम इंडिविजुअल है, कंपनीज है, उनके वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब कि इसमें यह कि ये तो इन्होंने अपनी पूरी कंट्री की बात की है कि हम कैसे किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, ग्रोथ है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसने बात की है कि हम जो इंडिविजुअल है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई कंपनी वगैरह जो, उसकी कैसे हम उसके वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फिर स्कोप की बात करते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट तौर पे स्टडी करता है तो इसी वजह से इसका जो स्कोप होता है वो लाजमी है कि वो वाइडर होगा। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करता है तो इसकी वजह से इसका जो स्कोप है वो
नैरो स्कोप होता है। फिर बात आ जाती है कि डिमांड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में क्या आता है, कि इसमें क्या है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हम किस बेस पे करते हैं, वो हम देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इक्वल है एक दूसरे के। अब जब बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करें तो उसमें सिर्फ हम ये देखेंगे जो इंडिविजुअल है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, उसके लिए जो प्रोडक्ट्स की डिमांड सप्लाई वगैरह कहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होती है, वो वाली चीज़ आ जाती है। फिर इकोनॉमिक इंडिविजुअल ग्रोथ की बात है, मतलब इसमें क्या है कि बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, मतलब इसमें क्या फोकस रहता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना होता है, बेटरमेंट करनी होती है। इसमें क्या है, फोकस किस पे किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिट्स पे। फिर उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें क्या है कि प्रोमोट किया जाता है, कि इंक्रेज किया जाता है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट ऑफ द किसी इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें इंडिविजुअल को इस वे में इंक्रीज किया जाता है कि वो सेविंग को बढ़ाए। उनको पता है कि सेविंग बढ़ेगी, तो सेविंग जब उनके पास वो डिपॉजिट करे बैंक्स वगैरह में, बैंक्स क्या है किसी और को ज़्यादा लोन वगैरह देंगे, इससे क्या है कि जो एक सर्कल चलता रहेगा। और जब ये जो किसी की सेविंग होती है वो आगे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा किसी भी कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो किसी की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। तो इसमें मैंने इसमें डिफरेंस यही हो जाता है कि आगे कैसे इसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैं इसमें क्या है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट करवाऊंगी वन बाय वन। जो भी टॉपिक जो भी वीडियोस आती रहेगी वो रेगुलर वे में आएगी, और उसमें क्या है मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर, उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये पता है कि जो सबसे पहले इसमें कौन से आते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी की जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या इसके दो पार्ट होते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड होते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट होते हैं। सबसे हम करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड करते हैं। अब थ्योरी ऑफ डिमांड है उसमें हमें ये पता है कि डिमांड करता कौन है, कंज्यूमर करता है। तो सबसे पहले इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। अब जो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है वो अपने आप में आगे इसकी ना दो अप्रोच हो जाती है, कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो उसके माइंड में क्या चीज़ें आती है, कि किस तरीके से कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें आती है, कि एक तो इसके बोलते हैं जो डिमांड करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी के, मार्जिनल यूटिलिटी इन द सेंस कि सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और जब सेकंड होते हैं वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच होते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल। सबसे पहले हम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है, यही आगे क्या है कि कार्डिनल यूटिलिटी, जो कार्डिनल अप्रोच है उसी के बारे में होता है। तो अब बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। यूटिलिटी अगर हम मानेंगे, यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब कोई भी गुड्स थी, कोई भी प्रोडक्ट था, हमने वो कंज्यूम किया, उसको कंजप्शन करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमने जूस पिया, जूस से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या फिर हमने चाय पी, चाय से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या फिर हमने कोई किसी ब्रांड की शूज़ लिए, शूज़ से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हमारी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो पहले वाले लेवल से ज़्यादा है, कम है, उसके रिगार्डिंग। मतलब इसमें क्या है कि यूटिलिटी इन द सेंस, यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलते हैं उसको मापते हैं। तो सबसे पहले कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो ओल्डेस्ट थ्योरी है किसकी, थ्योरी ऑफ डिमांड की। सबसे तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमें पता है कि हम थ्योरी ऑफ डिमांड करें, डिमांड किस कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो उसके बारे में सबसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। सबसे पुरानी थ्योरी ऑफ डिमांड है वो है जो एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर्स की डिमांड किस बात से डिपेंड करती है।
और इसमें जो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को जब हम कवर करते हैं, जब हम इसको और समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब करता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्राइस के बीच में और जो हमने क्वांटिटी डिमांड की थी उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये कैसे पता चलता है? जब हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ते हैं। अब बात यह आ जाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप में एक इतना पुराने टाइम का है कि इसको ना एक नई शेप दी थी। शेप किसने दी थी? वो दी थी मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। अब उसके बाद है कि मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है वो किस पे बेस है? मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट बेस है कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं जिसको। कार्डिनल अप्रोच क्या है? कार्डिनल अप्रोच होता है जिसमें ये मान के चलते हैं कि जो यूटिलिटी है उसको मेजरेबल है एंड एडिटिव है। मेजरेबल जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और एडिटिव मतलब कि इसमें कि जो गुड्स के जैसे सेटिस्फेक्शन, हमने कोई भी गुड्स कंजप्शन की है, कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने मान के चलते हैं कि हमने चाय पी ली है, हमें ये पता है कि हम 1 कप चाय पीते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे हम 2 स्टार्टिंग में 10 यूटिलिटी मिली, हम 10 यूटिल मिली हमारे पास। यूटिल मतलब उसकी एक यूनिट को बोल देते हैं, यूटिलिटी की अगर यूनिट को बोलते हैं उसको यूटिल बोलते हैं, UTIL यूटिल। कि हमने अब जब फर्स्ट चाय पी उससे हमें 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड कप हमने चाय पी उससे हमें 8 मिली, फिर हो सकता है हमें थोड़ी और कम हो गई हो। तो मतलब इसमें क्या है, जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमें पता चलता है कि हमें इतनी तो यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम एडिटिव मतलब उसको सम कर सकते हैं और बता सकते हैं टोटल यूटिलिटी हमें इतनी मिल रही है। तो इसमें जो हमारे पास यूटिलिटी होती है उसको क्या है कि एक क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, और जो यूनिट्स होती है उसको हम यूटिल में मापते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमने कोई भी मैंगो लिए, मैंगो अगर हमने कोई मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें 8 यूटिलिटी मिल रही है। सेकंड हमने एप्पल ले लिए, एप्पल से मान के चलते 4 यूटिलिटी मिल रही है। अब हम एक तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो मैंगो की यूटिलिटी है वो ट्वाइस है, किससे? वो एप्पल से, क्योंकि मैंगो की 8 है और उसकी 4 है। देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या है कि यूटिलिटी होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो बेस्ड है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में इसमें सिर्फ ये होता है सिंपल कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, एडिटिव कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि बोल के कि हमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है। दैट्स इट। अब हम क्या है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा लास्ट होगा इसमें कि बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस की, कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो किस किस अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। जब हम यही करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका ओवरऑल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे वर्क करता है। इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है कि इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मेन होता है रैशनैलिटी, कि जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है या कोई भी है, मतलब मेन केस में कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। मतलब उसका जो एम है वो एम होना चाहिए उसकी जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन करना, कि जैसे जैसे वो अपनी उसके पास इनकम है, जैसे वो गुड्स परचेज कर रहा है, उसका मेन एम क्या है कि जो मेरी यूटिलिटी है उसको मैं मैक्सिमाइज़ करूं। जब वो ऐसा सोचेगा तभी वो रैशनल बनेगा। तो मतलब मेन क्या है कि रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये आती है कि सेकंड होता है कार्डिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं जिसको, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द कार्डिनल नंबर ऑन सिस्टम। इसमें क्या जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते। कार्डिनल मतलब उसकी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो इस नंबर्स में हम बता सकते हैं कि हमें कोई भी गुड्स का कंजप्शन करने से इतनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं, तो उसको कार्डिनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे इसमें ये बात आती है कि हमें ये तो पता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल में मेजर करेंगे। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट क्यों मान के चलते हैं? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स को परचेज़ करेगा, तो जो परचेज़ करेगा और जो उसको कहीं ना कहीं वो यूज़ करेगा, चाहे उसका कंजप्शन करो, चाहे वो यूज़ करो या कुछ भी किसी भी तरीके से वो उसको यूज़ करेगा, तब धीरे धीरे क्या है जो उसकी यूटिलिटी वो कम होती जाएगी। लेकिन मनी एक ऐसा फैक्टर होता है जो जिसके पास जितनी बढ़ती जाती है उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती जाती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है, उसके पास जितना पैसा होता है वो और पैसे के लिए डिमांड करता है, और पैसे के लिए और भी ज़्यादा वर्क करता है। तो उसमें क्या है कि हमें ये पता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है
इसी से बचने के लिए ये मान के चलते कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रखे, कि हमें जो गुड्स का है वो तो हमें पता है कि गुड्स के जो हम कंजप्शन करेंगे उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो यूटिलिटी अगर जनरल वे में सोचते वो कम होती जाएगी, लेकिन उसको मनी के फॉर्म में रखने के लिए कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मान के चलते हैं कि जो मनी की यूटिलिटी है वो कांस्टेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि जो कमोडिटी हम यूज़ करते हैं और उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो हर एक गुड्स की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमने कोई भी मान के चलते किसी अच्छे ब्रांड के कपड़े ले लिए हैं, अब हम किसी और ब्रांड पे जा रहे हैं, तो जब दो ब्रांड अलग है और जो उनकी यूटिलिटी है वो भी अलग होगी, तो मतलब कि हर एक गुड्स की जो यूटिलिटी होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो हमने उस चीज़ के कपड़े खरीदे थे वो उस चीज़ के कपड़े जो हम अलग ब्रांड के खरीदते वो एक दूसरे से इफ़ेक्ट करे, मतलब इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में है कि एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज़ द सेम क्वालिटी एंड सेम साइज। इसका क्या है कि ये नहीं कि हमने अलग अलग सेम गुड्स ले रहे हैं लेकिन उसके साइज़ भी अलग है, क्वालिटी भी अलग है, तो उसकी यूटिलिटी भी अलग होगी। तो जो ये अपने आप में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अपने आप में फ़ेल हो जाती है, क्योंकि जब हम सेम गुड्स का कंज्यूम करेंगे तो हमें ये पता है कि हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम चाय, हमने एक बार चाय पी, 2 बार पी, 3 बार पी, 4 बार पी, चलो हम ठंड के मौसम में ज़्यादा बार भी पी सकते हैं, पर जो हमने सुबह सुबह चाय पी उसकी अगर हम कंपेयर करें तो हम दूसरी बार भी चलो हमें अच्छा लग रहा था इसलिए, लेकिन अगर कोई कंटिन्यू हमें चाय की प्याली दे रहा है कि आप पियो पियो, तो हमें ये पता है कि एक टाइम पे हम खुद मना कर देंगे उनको, चाहे हमारा कितना ही मन हो। अगर वैसे बताऊँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं कंटिन्यू पीऊँगी वो चाय। सबको चाय अच्छी लगती है, ठंड के मौसम में तो वैसे भी चाय अच्छी लगती है। तो इसमें क्या है कि जो कमोडिटी है वो अगर उसमें ये मान के चलो कि कोई किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, किसी को हॉट कॉफ़ी पसंद है, अगर वो दोनों पिएगा अलग अलग तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, यूटिलिटी भी डिफरेंस। तो इसका कहने का मतलब कि कमोडिटी जो यूज़ कर रहे हैं, जिस पे ये अप्लाई होती है मार्जिनल यूटिलिटी, वो गुड्स भी सेम होने चाहिए, उनकी क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी ये जो ये एनालिसिस है वो इस पे अप्लाई होता है। फिर उसके बाद में कि कंटिन्यू कंजप्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आज हमने आज कंजप्शन किया फिर हम एक वीक के बाद कंजप्शन करेंगे या फिर 1 मंथ आफ्टर 1 ईयर, तो उसमें क्या इतने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू ये चीज़ें कंजप्शन होना चाहिए इन चीज़ों का। फिर सूटेबल क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही नामात्र यूज़ करें या बहुत ज़्यादा यूज़ करें, मतलब एक सूटेबल, एक जो नॉर्मल वे में यूज़ की जाती है या कंज्यूम की जाती है उस गुड्स पे अप्लाई होता है। देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट। अब सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर इनकम ही चेंज हो गई है कंज्यूमर की, मतलब इनकम अगर उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो और ज़्यादा परचेज़ करेगा उस चीज़ से, नहीं तो किसी और चीज़ से परचेज़ करेगा, किसी और पे अपनी इनकम लगाए, या फिर उसकी इनकम बिल्कुल ही कम होगी तो वो परचेज़ कर ही नहीं सकता, उसकी चाहे यूटिलिटी उसका मन कितना भी करे कि मुझे ये गुड्स को परचेज़ करना है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है। अगर प्राइस कमोडिटी के कम हो गए हैं तो हम क्या, जैसे सेल वगैरह लगती है तो मोस्टली जैसे अब फ़िलहाल क्या चल रही है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे है, अमेज़ोन पे है, इन पे सेल चल रही है, तो सेल में क्या करते हैं हम और भी ज़्यादा परचेज़ करना चाहते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी भी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ एक कंडीशन होते हैं जो जो पहले हम मान के चलते हैं फिर ये चीज़ें अप्लाई होती है। फिर इसका मतलब देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट, कैरेक्टर, फैशन, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर ये नहीं है कि उसका टेस्ट चेंज हो गया कि पहले मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद थी अब मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। फिर उस जो चीज़ें ही अगर टेस्ट ही उसका चेंज हो गया तो वो चीज़ें भी चेंज हो जाएगी, तो उस पर अप्लाई नहीं होती है। और फिर उसके बाद में ये आता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चीज़ आती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर है वो उसकी जो सक्सेसिव यूनिट होते हैं उसका कंजप्शन करता जाएगा तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी तो वो डिमिनिश होती जाएगी। अगर हम अदर्स वर्ड्स में बात करें कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमिनिश, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है एज कंज्यूमर एक्वायर्स लार्ज क्वान्टिटी, कि जैसे जैसे कंज्यूमर है वो और भी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी को एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, तो उसमें जो यूटिलिटी होती है मार्जिनल यूटिलिटी जिसको बोलते हैं वो कम होती जाएगी। इसी वजह से इसको क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस में बन जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड होता है। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या होता है, ये जो जितनी भी मैंने आपको बताई थी कि ऐसे यूटिलिटीज़ को नंबर्स में बता सकते हैं या नंबर्स में इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि इससे इतनी यूनिट मिल रही है, इससे 4 मिल रही है, इससे 8 मिल रही है, या फिर हम इसको टोटल यूटिलिटीज़ को ऐड करके हम
निकाल से, ये सब चीज़ें इंट्रोस्पेक्टिव है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है कि जो कंज्यूमर होता है वो सेल्फ ऑब्जर्व करता है खुद को कि मैंने जब ये चीज़ यूज़ की है, या मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, मैंने ये कपड़े लिए हैं, मैंने ये शूज़ परचेज़ किए हैं, उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। वो एक तरीके से खुद को ऑब्जर्व कर रहा है कि मैंने जब कपड़े लिए मुझसे इतनी मुझे यूटिलिटी मिली, जब मैंने शूज़ लिया मुझे इससे मिली। तो ये सब चीज़ें किससे कैसे हो रही है? अगर हम वैसे किसी से पूछे कि अगर आपने आइसक्रीम खाई आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तो सामने वाला ये बोला कौन सी यूटिलिटी, बस मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक तरीके से वो अपने सिर्फ रैंक बता सकता है अगर हम पूछे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि मुझे 2 4 8 मिल रही है। तो ये चीज़ें किस पे अप्लाई होती है? ये होती हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो एनालिसिस है, जो कार्डिनल अप्रोच होती है, उसमें ये चीज़ें बताई जाती है कि जो इंट्रोस्पेक्टिव वो खुद को ऑब्जर्व करता है और फिर ये बताता है कि मुझे जो कार्डिनल यूटिलिटी में कि मुझे 2 मिल रही है, 8 मिल रही है, 10 मिल रही है, एक्सेट्रा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपने पॉइंट